तो यहाँ पे कंटिन्यू। हम यही बात करें, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं, बट अब यहाँ पे कंसर्न्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं। कंसर्न्स है कि इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ कैसे इंश्योर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम बात करें द स्टेट ऑफ यूपी एंड द डेवलपमेंट देयर, लाइक दे हैव द टारगेट ऑफ बीइंग $1 trillion इकोनॉमी। सो दैट इज वन थिंग, एंड मेन चैलेंज यही है आई थिंक। सो हम्म। इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है। So we इक्विटेबल can ग्रोथ। say secularism is a political ideology. यस, वी कैन से। Yes, it is. क्योंकि क्योंकि आप हर एक सिटीजन को दे रहे हो, हर सिटीजन को एक स्थल पर रख के दे रहे हो। Hmm. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो तो नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं यस। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस। सो कौन से एरिया में उनके ये हम बोले कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो इट इज क्वांटम थ्योरी या नोइंग या डिस्कवरी अबाउट द बिहेवियर ऑफ कलेक्शंस ऑफ फोटोन्स। जो फोटोन्स वी से कि लाइट में जो एटम्स होते हैं उनको हम फोटोन्स बोलते हैं। सो है वी आर सीइंग कि हाँ जी, बेसिक 1924। यूनिट बोल सकते हैं, ऐसे सेल होता है। बॉडी, ह्यूमन हाँ बॉडी के सेल लिए होता सेल है, होगी। हाँ उनका जो हाँ एलिमेंट के लिए, सेल होता है। तो वैसे सेल एलिमेंट या के लिए एटम। एटम होता है, तो लाइट के लिए फोटोन। इट कैन बी हम्म। पार्टिकल, फोटोन के कारण बोलते हैं, और इट इज वेव। तो डिपेंड्स। तो फोटोन होगा, उनका So रोल बहुत this year it हाँ marks 100 years of his discovery. So अगर हम इसको दो टाइम पीरियड में क्लासिफाई करते हैं, तो ये आर्टिकल बोल रहा है 1924 से पहले हम बोलेंगे क्लासिकल पीरियड था। तो पोस्ट 1924 जो डेवलपमेंट्स हुई, वी आर सीइंग की जो पहले की एक्सपेरिमेंट्स थी, जो थ्योरीज थी, दे स्टार्टेड क्रम्बलिंग अप। तो 1924 से इट मार्क्ड अ न्यू रेनेसा पीरियड, वी कैन से, इन न्यू क्वांटम थ्योरी। तो है क्या कौन सा एरिया, तो प्लैंक्स लॉ इज मेंशन्ड ओवर हियर। तो प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स कांस्टेंट, हमने ये टर्म सुनी है। तो इन दिस एरिया ही कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ। तो ये प्लैंक्स लॉ किस एरिया की बात करते हैं, टॉक्स अबाउट रेडिएशन फ्रॉम द पार्टिकल्स। तो यहाँ एक स्पेसिफिक लाइक ब्लैक बॉडीज मेंशन है। तो ब्लैक बॉडीज किनको बोलते हैं, ब्लैक बॉडीज हैं कि लाइट तो एमिट तो कर रहे हैं वो अपनी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते लाइट को, इसलिए दे आर नॉट विजिबल। सो जो बॉडीज लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, दे आर नॉट विजिबल, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडीज। तो ब्लैक बॉडीज से जो रेडिएशन है उसके बारे में प्लैंक लॉ हमें बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फ्रॉम दी लाइक सिंपलेस्ट जो हम इमेजिन कर सकते हैं, लाइक बाउल ऑफ हॉट सूप और सन, दे एमिट रेडिएशन इन अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो क्या फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में प्लैंक लॉ हमें बताते हैं। तो इसी एरिया में ही मेड द डिस्कवरी। जो बाकी उस टाइम पीरियड पे जो और लाइक फेमस साइंटिस्ट थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट हम बोले, या एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो भी इस चीज को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दे गॉट स्ट्रक, एंड सो दैट्स हाउ वी कैन से कि दी सत्येंद्र नाथ बोस ही डिस्कवर्ड दिस थिंग। तो तो मेन यही है यहाँ पे जो तो ओवरऑल ये मैं इसमें ऐड आर्टिकल करूंगा बोल। और कि जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बात होता है, सब चीज तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो एग्जैक्टली नहीं पूछता है, तो वी कैन से दैट हिज कंट्रीब्यूशन वाज इन द एरिया ऑफ प्लैंक्स बॉडी, बॉडी रेडिएशन। और फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, उनका रोल था जैसे बोजोन, इन्हीं पर आया एक तरह से, फर्मियन बोजोन, इस पर डिटेक्ट करने के लिए कैसे काम करता है क्वांटम मैकेनिक फील्ड में हर एक पार्टिकल, तो इनका रोल रहा है। लेकिन अब ये तो हो गया उनका कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनलिज्म क्या हो सकता है। तब जो मेघनाथ शाह थे, इस यंग फ्रेंड, तो मेघनाथ शाह और इनका कंट्रीब्यूशन एक तरह से रहा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट 1910 के समय में, जब इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस इज वाज क्रिएटेड टू इनकरेज द साइंटिफिक ट्रेडिशन, और टू इनकरेज द क्रिटिकल माइंडसेट अमंग द इंडियन स्टूडेंट और यंग साइंटिस्ट। वो क्या करते थे कि जर्मन से किताब लेके आते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे, फ्रेंच किताब को ट्रांसलेट करते थे, सो दैट द इंडियन स्टूडेंट, इंडियन इंग्लिश माइंडसेट में। कैन रीड देम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव फेज। तो राइट। स्वदेशी में जब बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, वही कि बॉयकॉट करो, जलाओ, वो होता है। दूसरा फिर बात होता है कंस्ट्रक्टिव फेज, तो कंस्ट्रक्टिव फेज में इनका रोल रहा है मेघनाथ शाह के साथ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, आशुतोष मुखर्जी, उनके साथ पूरा। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे बढ़ाए लोग के स्टूडेंट के अंदर में, तो बीच में वो पढ़ाते तो भी एक जा करके। फंडामेंटल डिग्री, हाँ।
फंडामेंटल ड्यूटी भी है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, तो here we can say कि तो इम्पोर्टेंट अगर इसको जोड़ देंगे उसके साथ तो इनका नेशनलिज्म में इनका रोल हो जाएगा। हम्म आने वाले समय में जो भी थे जैसे सीवी रमन थे और बाकी आगे आगे वाले होमी जहांगीर बाबा थे, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। तो तो एक तरीके से जो आप अपना जो बोल सकते ट्रेस है, फाउंडेशनल रोल था इंडिया उनका। जो साइंटिफिक ट्रेडिशन का ट्रेस है तो यहीं से आता है, मेघनाथ शाह और सत्यनारायण बोस। ही वाज द पायनियर और फाउंडेशनल रोल जो उनका, ठीक है। वन ऑफ द नेक्स्ट, फाउंडेशन। हाँ हाँ राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, तो ये आर्टिकल बात कर रहा है स्पाइनल टीबी की। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द पॉट डिजीज, POTT डिजीज। सो इट इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो औशिक मेंशन भी करता है, पल्मोनरी जो लंग्स में हो सकता है, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो इट कैन अफेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड आल्सो। सो वर्टिब्रल बॉडीज में डेफिनेटली वही हो सकता है, वर्टिब्रेट्स में वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो डायग्नोसिस अभी करंट चैलेंज है। And classical symptoms like low-grade fever, loss of appetite and weight, they are generally missing in this case. So dangerous क्यों है? So here spinal TB, अगर हम डेटा की बात करते हैं, nearly 1% of all the TB cases spinal TB होते हैं। तो one of the we can say rare diseases, या फिर diagnosis नहीं है, कोई like treatment या cure करने के लिए अभी ऐसा कुछ हमारे पास advanced developments नहीं हुई है। So that is the challenge, and it is more dangerous because of this also. So it can lead to even vertebral collapse also, and spinal deformity, paraspinal abscesses, neurological complications भी हो सकते हैं। तो क्या और क्या, सर्जरी एक चीज है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, लार्ज इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइनल एरिया, इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी होते हैं। तो अगर डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है तो इट कैन बी ऑल्सो मैनेज्ड विद एंटी टीबी मेडिसिन, बट इतना क्यों, मतलब बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट या क्योर अभी नहीं है। So that's एंड the इंडिया में अगर situation. डेटा की बात करते हैं तो 2 लाख लोगों को स्पाइनल टीबी है, एंड जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि बैक में पेन होता है। तो बैक में पेन को हम किसी और चीज, कोई और सिम्टम समझ लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। That is not taken up seriously, right? किसान रेल we have taken Hmm. 2300 किसान रेल। किसान रेल इम्पोर्टेंट क्योंकि वही लॉजिस्टिक रूट टू द इंटीरियर ऑफ इंडिया, कनेक्टिविटी में हेल्प करेंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन, डीप इंटीरियर ऑफ इंडिया, किसान रेल। तो जो और फार्मर किसी एक प्रोटेस्ट है इसको region जोड़ में अगर सकते हैं। हाँ सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है एक रीजन में, तो वो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अ रीजन जहाँ पे डेफिसिट है, तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। यस। विकसित भारत, तो वी हैव डिस्कस विकसित भारत का आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए, इक्विटेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर स्केलिंग अप स्केलिंग, इतने सारे जगह पे उन्होंने अभी प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया। पीएम ऊषा टू फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट अक्रॉस द नेशन। फिर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ आईआईटी जम्मू। ये ले लिया उसे, पूरा ले हाँ, लिया। ये एक अच्छा एग्जांपल है कि 3 जज बेंच आस्क गवर्नमेंट टू रिवर्ट टू ब्रॉड और ऑल कंप्रेसिंग मीनिंग अपहेल्ड इन द 1996 ऑर्डर। 1.97 lakh square kilometer of undeclared forest land to come under the ambit of forest law. 3 judgments under the headed by CI DY Chandrachud ji have passed the order. इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, उसमें बोला गया कि इट विल लीड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, तो उसको वापस से करें क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज अ डाइल्यूशन इन द डेफिनेशन ऑन द फॉरेस्ट यहाँ पर, तो वापस से किया गया। उससे क्या हुआ कि जो लॉन्ग टर्म विजन है इंडिया का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% होना चाहिए, और डीपीएस में भी लिखा हुआ है टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन एनिमल स्पीसीज। तो फॉरेस्ट हैज बीन गिवन अ ब्रॉड मीनिंग बाय द कोर्ट, तो इसमें बोला जाता है ग्रीन एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर क्लासिफिकेशन ओनरशिप फॉरेस्ट कहा जाएगा। तो वी कैन से दैट judicial activism example where Supreme Court is broadening the term of the forest with the use of seeing from the constitutional morality कि इन जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका जो रोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि फॉरेस्ट जैसे और कम होगा उतना ज़्यादा हम प्रोजेक्ट पास कर सकते हैं, ईआई का जरूरत नहीं पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उन्होंने ब्रॉडन कर दिया टर्म कि एनीथिंग एक्सपेंसिव ऑफ द ग्रीन एक्सपेंसेस इट दे विल बी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड नेचर। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें बोला था कि फॉरेस्ट विल कवर ओनली गवर्नमेंट रिकॉर्ड, लेकिन बोले जरूरी नहीं है वहां पर सिर्फ होगा, इट इज नॉट कन्फाइंड टू लैंड रिकॉर्ड एज फॉर ऑल इनकम्पासिंग डिक्शनरी मीनिंग अपहेल्डेड बाय सुप्रीम कोर्ट मोर देन 25। तो वापस से रीनाइट वी हैव डिस्कस दिस वन। बस ये पता होना चाहिए कि गूगल पे 46%, वॉल्यूम फोन पे गूगल पे। विद रिगार्डिंग टू द ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, एक एग्जाम्पल है use of artificial intelligence camera beam to track the movement of the elephant. It is being implemented in Idukki forest, Ernakulam elephant. एंड ऑल्सो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे ट्रेल गार्ड एआई कैमरास को हम यूज करें पोचर्स को कैप्चर करने के लिए। हाँ, पोचर्स कैप्चर करने। सुप्रीम कोर्ट सेज नो न्यू जू डिक्लेयर कौन कर सकते? सी सेंट्रल जू अथॉरिटी अंडर द WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तरह से वो डिक्लेयर करते हैं और रेगुलेट करते हैं। इंडिया में कहीं भी जू होता है, कहीं भी अगर फॉर एग्जाम्पल वन जू से अलग दूसरे वाले जू में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, तो उनसे एक तरह से परमिशन लेना पड़ता है। उनके पास एक गाइडलाइन होता है कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज है और कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, कितने कॉस्ट होंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल होगा, डेकोरम कैसे रहेगा, ओवरऑल डिसाइड करते हैं। और अगर इसी की बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी की, तो इन सीटू कुछ भी नहीं करती, सारा एक्स सीटू काम करती है। जू बनाने से लेके प्रिजर्वेशन, उसके अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट रेगुलेशन होगा, सेक्शन 38A WPA 1972 के अंदर से आया और 1992 में स्टैब्लिश की गई इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और अगर बात करें इसकी भी बोर्ड की, तो इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं जो कि मिनिस्ट्री के ही जो है जूलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं। इसके बाद कितने मेंबर बोर्ड होता है? 10 मेंबर बोर्ड होता है और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो कि मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो we discuss definition of a forest. It has been broadened, क्योंकि 2023 में it was narrowed down. No zoo safari to be notified on the forest land without the prior approval. Any proposal for the establishment of zoo safari to Wildlife Protection Act 1972, owned by government. One of the अच्छा आर्टिकल, पूरा आर्टिकल में ये कहना है इंपॉर्टेंट फैक्ट, MSP पूरा समझ में आ जाएगा ये 3 आर्टिकल से, पूरा का MSP it is a assurance buffer given to the farmers for the efforts for growing the crop. और इंडिया में नाफेड इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द पल्सेस। नेशनल और फिर FCI इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ सीरियल्स, मतलब कि अनाज, वीट, राइस। हाँ, और द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट इज रिलेटेड टू द कॉटन। तो ये 3 चीज है। अब इसमें बात होता है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है अभी विद रिगार्डिंग टू फार्मर प्रोटेस्ट। तो गवर्नमेंट ये बोली कि वी कैन डू 2 थिंग्स। पूरा आर्टिकल सब अभी है, वहीं से फिर लेके चलेंगे। पहला चीज है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। MSP तो दे सकते हैं लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। और दूसरा जो होता है कि MSP के जगह और भी लीगल चीजें जो देख कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम, कि आपका जो बेसिक MSP दिया जाएगा और जो फार्मर्स कैन सेल द प्रोडक्ट एट ए MRP जो इट विल डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आएगा इट विल बी गिवन बाय द सेंटर, इट विल गिवन बाय द स्टेट, दोनों मिलाकर जैसे। तो जो प्राइस डिफरेंशिएशन होता है, तो 2 के बारे में पढ़ेंगे आगे। फैक्ट ले लेते हैं
कि अगर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस है तो 3 स्टेट मोस्टली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। 95% ऑफ मसूर, झारखंड 80% ऑफ द अरहर। और इंडिया डिपेंडेड ऑन पल्सेस टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, टोटल 27 मिलियन टन। तो इसमें लिखा हुआ है प्राइस सपोर्ट स्कीम, यही प्राइस सपोर्ट स्कीम। और प्रोक्योरमेंट में देखा जाता है तो वी हैव डिस्कस नाफेड पल्सेस के लिए एंड ऑयल सीड के लिए होते हैं। ऑयल सीड एंड पल्सेस, एफसीआई व्हीट एंड पैडी, सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज फॉर कॉटन। तो सीएसीपी, अब मिनिस्ट्री, इट इज अ रिकमेंडेड बॉडी, वो रिकमेंड No, no, करते it हैं is statutory. स्टैट्यूटरी फॉर द। और क्वेश्चन उठाते कि क्या वो एमएसपी जरूरत है कि और भी काम कर सकते, तो एमएसपी तो पल्सेस में हम लोग करते हैं तो पीएसएस यूज करते हैं, पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम। और अगर सीएसीपी के बारे में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव दो है। पहला, एमएसपी रिकमेंड करो, और दूसरा क्या है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा कैसे हो उसके लिए आप जो फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन का काम इनका दूसरा है। यस। अब यहाँ पर होता है कि क्यों किया जाना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन, व्हाई इट इज नीडेड। तो पंजाब में 80% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज अंडर कल्टिवेशन, मोस्टली अंडर राइस एंड व्हीट। 80% जोग्राफिकल एरिया। तो उससे क्या होता है कि मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द फूड सब्सिडी, fertilizer subsidy, electricity subsidy, water subsidy. It is leading high amount of uses of the DAP, ammonium phosphate, NPK is causing soil erosion और फिर फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली द डेट क्राइसिस इन डेट, इट लीड्स टू डेट क्राइसिस। वापस से डिमांड होता है लोन वेबर का, तो साइकिल रिपीट होता है, तो इसको बोलते हैं वीट राइस साइकिल। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। तो 80% ऑफ पंजाब। और ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, 5000 लीटर्स एक तरह से फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg राइस। चाइना में कम होता है, तो यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर इज वेरी हाई। तो इसी के लिए क्या कर सकते हैं, जो ग्रे वाटर फिल्टर एप्लीकेशन मैनेजमेंट पहले ये कर लेते, हाँ हाँ उसका यूज आएगा किया जा सकता है। ऊपर नीचे में। तो इसी बात को ओपन एंडेड एमएसपी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है सबके लिए, पल्सेस के लिए, कॉटन के लिए, मेज के लिए। तो इसमें वही बात है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अ प्रोक्योरमेंट विद नो क्वांटिटी लिमिटेशन, ये दोनों किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एफसीआई इतने ही परसेंटेज प्रोक्योर कर सकते हैं, लिमिटेशन। तो लीगल गारंटी डिमांड है उस तरफ से, लेकिन दिक्कत हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो क्या कर सकता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कैन गारंटी एमएसपी ओनली ऑन द क्रॉप्स एंड क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, इट कैन नॉट फोर्स। तो इसमें एमएसपी वो लाते हैं कि अगर हम लीगल कर दिए एमएसपी को तो इतने प्रोक्योरमेंट होंगे, मतलब 200 मिलियन टन। अब सब फार्मर चाहेंगे मेरा जो व्हीट और राइस हो सब प्रोक्योर हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। इट कैन नॉट फोर्स द प्राइवेट ट्रेडर्स टू पे द प्राइस अबव द सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंड रेट। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट कैन गिव द प्राइस सबवेंशन स्कीम, अंडर द प्राइस सबवेंशन पीएसएस, कि प्राइवेट सेक्टर को खरीदने दो। अगर तुमको लगता है कि एमएसपी से कम मिल रहा है वहां पर, तो जो डिफरेंसेस होगा एमएसपी और जो प्राइवेट सेक्टर में जो खरीदने दो वो गवर्नमेंट वापस दे सकता है। तो वैसा एक तरीका है ओपन एंड एमएसपी प्रोग्राम, इसको बोलते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इंडिया शॉर्ट इन पल्सेस एंड इंडिया नीड्स टू प्रोड्यूस मोर मेज एंड ऑयल सीड। फिर दूसरा डाइवर्सिफिकेशन वी हैव डिस्कस कि लेकिन इससे क्या औषिक जो होगा। आपने अभी बताया प्राइस सबवेंशन स्कीम, इसमें और एमएसपी में नहीं फर्क पीडीएस, प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम। हाँ, डेफिशिएंसी में फर्क क्या हुआ एमएसपी से? एमएसपी में लगा, एमएसपी फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज दिया जा रहा है एमएसपी, तो सरकार के ऊपर तो गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे 2000 रुपीज, और प्रोक्योरमेंट वही करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम में क्या होता है कि आप जो प्रोक्योरमेंट होगा इट इज, क्योंकि 200 मिलियन टन फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्शन है, तो एफसीआई के पास कैपेसिटी नहीं है कि सभी प्रोक्योर कर ले, वो कुछ ही कर पाते हैं। तो बाकी फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट ट्रेडर्स है वो प्रोक्योर करेंगे। तो हो सकता है ना कि 2000 रुपीज वो नहीं दे रहे होंगे कार्टिलाइजेशन के कारण, एपीएफसी में कार्टिलाइजेशन लोकल मंडी में हो सकता है वो बोले 1500 बोले, 1000 बोले कि 1000, ठीक है।
तो वो 1000 रुपीज में खरीद लेंगे उनसे, तो जो डिफरेंस है 1000 और 2000 के बीच में 1000 रुपीज हुआ, तो वो सरकार पे कर देगा फार्मर को। तो इसलिए लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी स्कीम नहीं, हाँ, तो पीडीएस। इसमें कंसर्न क्या है, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है कि हम ऐसा कर तो देंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ये तो हम सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा कर दें, लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अराउंड 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर प्राइवेट को भी अलाउ करेंगे कि खरीद लो किसानों से, तो इतना हम्म। अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। सारी दिक्कत हाँ, ये है। लेकिन प्रवेश में एक फर्क है ना। क्या हम्म। एक फर्क है? जो डिमांड हो रहा है डायरेक्ट लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी, कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रहा है कि वी हैव द ऑप्शन टू गिव पीडीएस, तो लीगल नहीं बनाने वाला, तो बस ये बोला जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कि ये कैसा कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एक और डिफरेंस यहाँ पे ये हो सकता है एमएसपी और प्राइस सबवेंशन में, कि एमएसपी तो गवर्नमेंट को पूरा एमएसपी अमाउंट देना पड़ेगा, प्राइस सबवेंशन में से वो एक जो माइनर डिफरेंस होगा जो अमाउंट सबवेंट किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ना इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की, इंटरेस्ट सब्सिडी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है वो प्राइस सबवेंशन स्कीम के थ्रू कम हो हाँ, सकता है। हाँ, हाँ, शुरू में 2000 देना पड़ता है, लेकिन अभी 1000 ही देना पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। ये हाँ। भी एक है। दूसरा बात हो रहा है कि अगर ठीक है एमएसपी भी दे रहे हैं, पीडीएस भी कर दिए, तब भी तो देर इज अ रीड राइस एंड वीट साइकिल, जो कैसे तोड़े? क्योंकि फेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ जाता है। तो एक है मिनिमम इनकम सपोर्ट, ये पीएम किसान, इट इज ए मिनिमम इनकम सपोर्ट, टीबीटी, मिनिमम इनकम सपोर्ट। शुरू में दे दे आप कोई, फॉर एग्जाम्पल राइतु बंधु है इन तेलंगाना, गवर्नमेंट का स्कीम, जिसमें हर एक लैंडेड सबको मिलता है। पीएम किसान ओनली फॉर द लैंडेड, लैंडलेस के लिए नहीं है, लेकिन राइतु बंधु इज फॉर ऑल। तो उसमें क्या हुआ कि आप इनकम सपोर्ट शुरू में दे दिए, आप उसको खर्च करिए इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, सब्सिडी, वो आपका जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी नहीं। तो एक तो तो हम वी लोग कैन से कि रीतु बंधु स्कीम मैकेनिज्म शुड बी देयर एट द यूनियन लेवल। ऐसा बोल सकते हैं कि मिनिमम इनकम सपोर्ट बोल सकते हैं। हम्म। तो मिनिमम इनकम सपोर्ट करिए, सब्सिडी रादर देन सब्सिडी। एक होता है ना, स्टार्टिंग में कॉस्ट कम कर दीजिए, इनकम सपोर्ट, फिर यानी ये जो पीडीएस। पीएम किसान के नहीं, अंदर लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट को मिनिमम दिया इनकम जाता है। सपोर्ट, मिनिमम इनकम सपोर्ट में अभी तो जैसे ₹6,000 एनुअली है, तो क्या ये सस्टेनेबल है फार्मर्स के लिए? लाइक अगर साल में 6,000 वाटर क्या? सब्सिडी वाटर अब बाकी बिजली में ऑफ आपको, हाँ, वाटर ले, करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कितना सस्टेनेबल है? क्योंकि जो आप पैसा दोगे वो फार्मर्स कहाँ यूज करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट जो स्कीम्स आप दे रहे हो डायरेक्टली बस उसी एरिया में यूज होगा, तो वहां पे तो चांसेस ये ऑफ दिस इज ज्यादा होते फ्रॉम हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको सब्सिडी देना ही है, तो मिनिमम इनका सपोर्ट देना चाहिए। अब फार्मर कहाँ यूज कर, अगर फार्मर को यूज लगता है कि वहाँ यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। किसी को हो सकता है वाटर ज्यादा यूज होता होगा, सोलर सोलर पावर ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन वाटर यूज ज्यादा करते हैं, तो वाटर सब्सिडी ज्यादा लेंगे। जिनको लगता होगा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी लेना है और सॉइल भी लेना है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, तो उसमें वो लेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द फार्मर। तो ये 3 एरिया जहां पर वी हैव डिस्कस, डाइवर्सिफिकेशन, मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रमोट कर सकते हो, पीडीएस, रादर देन लीगलाइजेशन एमएसपी। इसी से रिलेटेड एक और है। हम्म जैसे बोला जाता है कि एग्जाम्पल लिया कोई और स्पाइस है जीरा, कि वहां पर फार्मर्स का जीरा का एग्जाम्पल है, क्योंकि मोस्टली वी डिस्कस अबाउट राइस, वीट एक्सेट्रा, हर एक जगह में ऐसी होता है। अगर जीरा लेते हैं तो प्राइस वोलेटिलिटी इतना ज्यादा है उसमें कि ड्राई वेदर, पैथोजन और पेस्ट के समय उसका दाम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और फिर जब देर इज अ बम्पर क्रॉप तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो 22,000 रुपीज सोइंग टाइम, और कभी कभी 73,000 रुपीज, तो कितना डिफरेंस है। तो इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, दिक्कत होता है फार्मर्स को, क्योंकि उस अगर बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, फिर सबको जीरा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट टू लीज द लैंड, और फिर सीड प्रोक्योर करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वापस से जीरा प्राइस कम हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए प्रमोटिव वी हैव टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन, इसमें वैसे एमएसपी कैन ऑल्सो प्रमोटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और एमएसपी को हम लोग दूसरे एरिया में लेके आ सकते हैं, कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस, हॉर्टिकल्चर, विद द यूज ऑफ पीडीएस, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट। हाँ, स्कीम पेमेंट सेम है, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट, पीडीपी। इसका क्या फायदा होगा कि डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं आएगा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और स्टेट का, कि आप खरीदिए जबरदस्ती ईसीआई के अंदर।
it cannot mandate the private bodies. It can only give certain amount of remuneration जो उनका लॉसेस होते हैं. तो it does not interfere into market forces. पहला. दूसरा से पीएमसी मॉडल जो होगा फॉर्मुलाइजेशन होगा. जो ट्रेडर होंगे हर आपस में ट्रेडर में उनका कंपटीशन होगा कि अगर बेस्ट क्वालिटी ऑफ जीरा है कोई भी और कोई है उसको खरीदे तो बोली लगेगा. बोली जब लगेगा तो ऑब्वियस बात है जब बोली लगता है तो देयर विल बी अ बेटर कंपटीशन. तो इंसेंटिव मिलेगा ओवरऑल कि आप सेट अप द एपीएमसी एमडी मंडीज एंड ई नैम. The owners for creating this market transaction for the recording of transaction should lie with the state. तो स्टेट को मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बिहार चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेज फार्मर अगर पूर्णिया में खगड़िया में है अगर उनको एमएसपी चाहिए प्राइस डिफरेंस चाहिए तो एक तरह से सेंटर विल पे लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज करने का ये स्टेट के पास रहेगा. तो इसमें बात हो रहा है कि हर एक इंडिविजुअल एपीएमसी के अंदर में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मंडी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मुझे यहाँ नहीं बेचना है वहां दूसरी जगह बेचना है. तो पीडीपी ट्रेडर टू गेम मार्केट वो एक तरह से बोली लगाएंगे कि इतने रुपीस ऐसे करके तो दे विल बी इंक्रीज ऑफ कंपटीशन और बेटर प्राइस रेगुलेशन मिल सकता है. तो ज्यादा प्रेडिक्टिविटी बढ़ जाएगा इन द प्राइस सेक्टर. वोलेटिलिटी घट सकता है इसलिए पीडीपी प्रमोट कर सकता है. तो उसी तो के वी हैव आपने डिस्कस जो एक क्रॉप चीज बोली अभी डाइवर्सिफिकेशन कि एंड भाई राइस और व्हीट साइकिल होता है पंजाब हरियाणा के फार्मर्स. तो अगर आप 80%. देखें, हाँ, तो आप देखें तो कॉटन, शुगर केन और भी अलग अलग जो कमर्शियल जो आइटम्स है उनको उगाए तो ज्यादा पैसा मिले. क्यों 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 उगा रहे व्हीट और राइस? क्या दिक्कत है? मतलब क्यों नहीं शिफ्ट उसका कर रहे? रीजन क्योंकि उनको आदत लगी ना ग्रीन रेवोल्यूशन से. ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा पहले उन्हीं सक्सेसफुल था वहां पर तो फिर लगातार फिर बताओ कितना, आप बताओ. नहीं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन तो था, मान लिया सक्सेसफुल था, लेकिन अब अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के ब्याह पे बोलोगे तो पानीपत और इस वाली बेल्ट के अंदर जो पानीपत सोनीपत वाली बेल्ट है इसके अंदर तो यहाँ का अनाज गेहूं चावल का उगाना ही छोड़ दिया लोगों ने. क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है कि आर्सेनल जैसी चीजें क्रॉप के अंदर आती हैं और कैंसर जैसी शिकायतें हो रही हैं. सही बात. बताओ सचिन आप. ऐसा नहीं है कि उन्हें आदत लग गई है, उनके पास विकल्प भी नहीं. जैसे अभी आए यहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी रहती है, अगर उन्होंने शिफ्ट कर दिया दूसरी फसल की तरफ, मानो सरसों उगाई, लेकिन एमएसपी का प्राइस है 6,000 रुपये, लेकिन वो बिक रही है 4,000 में, 3,500 में. तो वे फिक्स रहता है कि उन्हें गेहूं के दाम इतने मिल जाएंगे हरियाणा में मंडियों में. ये रीजंस है कि वो इस तरफ जा रहे हैं. लेकिन अगर उनके पास विकल्प होगा कि उन्हें दूसरी फसलों के दाम दे दिए जाए, जैसे भी प्राइस डेफिशिएंसी की हमने बात की, तब वो डाइवर्सिफाइड कर जाएंगे. और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा, हम प्राइस डाइवर्सिफिकेशन की बात तो कर रहे हैं बट क्लाइमेट भी कुछ है. अ, हमें देखना पड़ेगा कि जो पंजाब है, पंजाब में जो 1 क्विंटल अनाज उगाया जा रहा है उसकी लागत कितनी है, वहीं अगर वो महाराष्ट्र के किसान को उगाना पड़े तो उसकी लागत कितनी है. तो वहाँ पे क्लाइमेट फेवर करता है इसको. तो इस वजह से और उनकी कॉस्ट भी कम पड़ती है, इसलिए वो उगाते हैं. अगर आप आज डाइवर्सिफिकेशन एकदम से करा दोगे तो लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा. मतलब दिक्कत आए, इस प्राइस अपने आप ऊपर बढ़ जाएंगे क्योंकि अदर जो स्टेट्स है वहां पर उनकी उतना ही अनाज उगाने की लागत और ज्यादा है. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए. जैसा सरकार ने कहा था कि नाफेड 5 साल के लिए देगी, इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन एक विकल्प भी साथ साथ दिया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, ना कि एकदम से सब छोड़ दें. वेरी सेटिस्फाइंग एक आंसर. ऐड करो. अब जब हम लोग डिटेल में बात की एमएसपी से रिलेटेड अब बात होता है कि वीट राइस साइकिल को तोड़ने के लिए तो आप जो डिस्कस किए ना तो ये उसी का एग्जांपल है कि वी शुड फोकस मोर ऑन फ्रूट एंड प्रोडक्शन. इट वुड बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर एक्सपोर्ट बट और लार्जर. तो उसमें सीड चाहिए, एग्रीकल्चर केमिकल फर्टिलाइजर सब चीज चाहिए. तो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए करेंगे. जैसे अगर बोला जाए तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया रशिया के बीच में केले और फिर बनाना इट वाज प्रमोटेड
फ्रॉम इंडिया। तो हर एक स्पेसिफिक एरियाज में आप प्रमोट करें। फिर फॉर एग्जांपल अल्फोंसो मैंगो, इट इज एक्सपोर्टेड टू यूएस। पोमेग्रेनेट, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट। कल कल बात की थी कश्मीर। कश्मीर 60% 70% एप्पल मार्केट में डिपेंड उनका कैप्चर है, तो एप्पल्स प्रमोट किए। सैफरन हो गया, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। तो एग्रीटेक स्टार्टअप, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, एग्रोनॉमिक्स, जेनेटिक सीड इनोवेशन, यूज ऑफ हाइब्रिड क्वालिटी सीड, ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट, और जैसे सचिन ने कहा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और फिर लैंड यूज मॉडल, कि हो सकता है कि जो सॉइल होंगे कुछ जगह पर, वहां पर रीस और राइड्स जरूरत नहीं है, वहां पर हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर अच्छे होंगे प्रोडक्शन। तो उसके हिसाब से रिकमेंड कर सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू, किसान विज्ञान केंद्र के थ्रू, कि आप हॉर्टिकल्चर प्रमोट करें, आप पल्सेस प्रमोट करें, रादर देन वही सेम व्हीट एंड राइस। और उसका क्यों होता है? क्योंकि आप उसमें फर्टिलाइजर यूज करते हो, जो एनपीके वैल्यू होता है वो मिसमैच हो जाता है लगातार। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, होल फार्मर, प्रॉमिस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, फार्मिंग इक्विपमेंट, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होगा, लाइफ स्टॉक, वर्मी कंपोस्ट, डिफरेंट है। विलेज क्लस्टर प्रमोट कर सकते हैं, सीड बैंक को प्रमोट कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो ओवरऑल जब बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिंग एज ए कुशनिंग, और वो इट विल एक्ट एज अ ब्रेक रेस टू द वीट राइस साइकिल इन इंडिया। तो सब अचीव कर सकते हैं। रेनोवेशन फॉर द फार्मर्स ऑल्सो, हॉर्टिकल्चर के कारण विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, इट विल बी इंक्रीज अमंग द इंडियन। और दूसरा हो जाएगा कि आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट को प्रमोट अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे इट विल बी बट गिव इट विल बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। तो सभी के अब आते हैं कि इंजीनियरिंग। तो वी हैव डिस्कस इन डिटेल एमएसपी, पीडीपी एक्सेट्रा, डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है इंडिया में सर्विस सेक्टर में ज्यादा मोस्टली है, तो ये बोलते हैं कि सर्विस इंजीनियरिंग प्रमोट करना चाहिए, आइडिया ऑफ सर्विस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हमेशा बात जब करते हैं तो वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। सर्विस इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विस डिलीवरी, इकोनॉमिक, वाइट कलर सर्विसेज एक्सेट्रा, विजुअल लर्निंग। तो उसके लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। पहली बात है कि आपका पास एक मार्केट ओरिएंटेड जॉब कोर्सेज डिजाइन होना चाहिए। दूसरा कि टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, सॉफ्ट स्किल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, और न्यू एरियाज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डीप टेक, आर्टिफिशियल एटी, आईओटी, उसमें प्रमोशन होना चाहिए। सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशनल कोर्सेज, सर्विस इंजीनियरिंग, तो कॉन्सेप्ट है सर्विस इंजीनियरिंग। अब क्यों ऐसा, क्वेश्चन मार्क, क्यों हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सर्विस इंजीनियरिंग को इंडिया में? क्योंकि मोस्टली जो इंडिया में देखा गया है कि इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, सिविल इंजीनियरिंग होता है उनका, मैकेनिकल पढ़ते हैं, लास्ट में वो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, लास्ट में वो डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं। तो अल्टीमेटली 80%, 57% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है एम्प्लॉयबल ओनली, बाकी नहीं। 80% ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर एंड अप इन द नॉन टेक्निकल जॉब अनरिलेटेड टू फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब 20% जो कोर में आते हैं, बाकी 80% सेम जगह है। आईआईटी में भी सेम है, बाकी जगह भी सेम है। 80%, 85% नॉन कोर एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि सर्विस डिमांड ज्यादा है। तो इसको कैसे प्रमोट कर? सर्विस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू। तो सर्विस सेक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है, 53% है कंट्रीब्यूशन उसका एज कम्पेयर टू 28% इंडस्ट्री। तो एंड ओवरऑल मेजर कंपनीज कौन सी है इंडिया में? टीसीएस, विप्रो, फिर सीमेंस देखा जाए, और बिग सर्विस कंपनी सभी है, एफएमसीजी बोल सकते हैं। सर्विस कम इंडस्ट्री होगा, कोई भी एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता सर्विस या इंडस्ट्री पूरा। तो एल&टी तो इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। महिंद्रा फाइनेंस, बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया, जो भी बैंकिंग बड़े बड़े एचडीएफसी एक्सेट्रा, सर्विस इंजीनियरिंग, वाइट कॉलर जॉब। सर्विस से क्या होगा कि विमेन का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ सकता है, क्योंकि वो घर से ही बैठ के आप वो काम कर सकते हो। माइनिंग जरूरत नहीं जाने का, नहीं कि आपको एकदम हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब में जाना है। तो जो घर में अगर डेटा है, कनेक्शन है, वाईफाई है, तो एमएल, एआई, कोडिंग घर से बैठ के कर सकते, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल सकता है विमेन को फॉर द वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली कमिटमेंट। इसलिए सर्विस इंजीनियरिंग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर
इससे रिलेटेड बस एक चीज था कि नेचुरल रबर मोर टेंसाइल होता है सिंथेटिक रबर से। और दूसरा चीज, नेचुरल रबर इंडिया में जो होता है इट इज मोस्टली ड्रॉन प्रोड्यूस इन द केरला रीजन। रबर बोर्ड, वो केरला में एग्जैक्ट लोकेशन देख लेना, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। वो बात करते हैं जो भी बोर्ड होंगे इट विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। प्लांटेशन से रिलेटेड है प्लांटेशन। अब वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द क्रॉप का कैसा रिक्वायरमेंट है, वेदर कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, फाइनेंस मिलना चाहिए, आप प्रमोट कैसे करेंगे, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट में बात करेंगे, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बात करेंगे, फिर आप जो कम गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज और बिजनेस है उसको जोड़ेंगे। जो बोर्ड होंगे टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ये फिर नेचुरल बोर्ड। तो रबर बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। केरला अकाउंटिंग फॉर द मेजर And it चंक is located in Kerala. In केरला। Kerala. तो वी डिस्कस दिस एमएसपी केरला। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द WTO। पूरा WTO इसे समझ सकते हैं। तो काइंडली शेयर द नेक्स्ट लिंक।